अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। हुकूमत साजी के सारे मराहल मुकम्मल हो चुके, काबीना की तश्कील दे दी गई, सदर साहब ने भी अपना हल्फ उठा लिया। अब सिर्फ एक मरहला जो कि सेनेट के नए इलेक्शन होने हैं और फिर सेनेट के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना है। लेकिन ज़ाहिर है इसका गवर्नमेंट की जो डे टू डे रनिंग है गवर्नर से बरह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। अपर हाउस मुकम्मल हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी सियासी या कोई कानूनी रुकावट नहीं है। सारे मरहल मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक अवाम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई ऐसी अनाउंसमेंट आएगी, कब ऐसा कोई फ़ैसला सामने आएगा जिसके नतीजे में उनको ये पता चले कि कब कितने महीने बाद कितने सालों बाद उनको रिलीफ मिलेगा। अभी जो इब्तदाई 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, काबीना की मीटिंग हुई है, SIFC की मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारे एम्बिशियस प्लान्स का जिक्र किया गया, आने वाले दिनों के रोड मैप का जिक्र किया गया। लेकिन साथ साथ जो अपोजिशन है और बाज़ हल्के हैं वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत अभी तक मुकम्मल तौर पर यकसुई का उसको जो हासिल नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर कंसंट्रेशन नहीं है, शायद फ़ैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बाख्तियार नहीं है, या ये कि फ़ैसला साजी जो है उसमें बहुत से फ़रीक़ैन शामिल हैं, कोई एक फ़रीक जो है वो ख़ुद फ़ैसला करके आगे नहीं बढ़ पा रहा। गुज़श्ता दिनों भी आपने देखा होगा कि जब काबीना की तश्कील दी जा रही थी तो वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दाखिला और इस तरह की हम वज़ारतों के मामले पर भी पता चला, तासर ये मिला कि जिन शख्सियात को इन उहदों के लिए लाना जो था मकसूद था, उनके बजाय कुछ और शख्सियात जो हैं उनके चेहरे सामने आ गए गैर मुतवक्को तौर पर। इसी तरह गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि काबीना कमेटियों की तश्कील हुई तो उसमें भी पता चला कि बहुत सी अहम कमेटियाँ ऐसी हैं जिनकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर साहब या तो ख़ुद करेंगे या फिर उनके साथी जो हैं काबीना के रुकन हैं वो भी सीनियर लोग हैं वो करेंगे, और वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो उन कमेटियों की सरबराही नहीं करेंगे। ये सारे मामला क्यों है? क्या वजह यह है कि हुकूमत जो है वो एक सेमी कोलिशन हुकूमत है, या ये है कि कुछ और स्टेक होल्डर जो हैं उनकी इनपुट भी शामिल है जिसकी वजह से ज़ाहिर आवाम को नज़र आता है कि सियासी हुकूमत सियासी फ़ैसले नहीं कर पा रही। इकॉनमी का आने वाले दिनों का रोड मैप क्या होगा, ये सारी बातें जो हैं आज के शो में इन पर हम तबादला ख्याल करेंगे। और तबादला ख्याल के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे 3 मेहमान। पहले में ज्वाइन करेंगे बिलाल अज़हर कैनी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं और माशी सूरत हाल पर मुस्लिम नून की और माजी की हुकूमत की भी मामलात करते रहे हैं। बिलाल साहब आपकी आमद का शुक्रिया। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे आबिद सुलहरी साहब जो कि डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, और उसके अलावा ज़फ़र पराचा साहब जो हैं वो मरूफ ताजर रहनुमा है और इक़्तिसादी तज्ज़िया निगारी का काम भी करते हैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर। बिलाल साहब, जो फ़ैसला हुआ तसलसल के साथ, पहले तो ये पूछूंगा कि ये जो काबीना कमेटियों की तश्कील हुई है इसमें क्या हिकमत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ECC के सरबराह खुद होंगे, और अगर वो खुद नहीं होंगे तो उनकी जगह पे इसहाक डार साहब जो हैं वो उसकी सरबराही करेंगे। फिर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे कमेटी है उसके सरबराह हसन इकबाल साहब होंगे, जो एक और कमेटी है अहम उस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब होंगे। कहा यह जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग में वज़ीर ख़ज़ाना साहब को बाख्तियार नहीं बनाया गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मेरे ख्याल है इस ये बात में कोई हकीकत नहीं है कि बाख्तियार नहीं बनाया जा रहा। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैबिनेट कमेटीज़ की तश्कील जो है ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना प्रोगेटिव होता है। आई थिंक एक ECC इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, ये 2 कमेटीज़ हैं जो कि वो ख़ुद चेयर कर रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि 2013 से 18 में के दौरान नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग्स को चेयर करते थे। शाहिद खान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ECC वो ख़ुद बतौर प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे। तो ये कोई नई बातें नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है बड़ी खुशाइन बात है कि ECC को प्राइम मिनिस्टर ख़ुद चेयर करेंगे, क्योंकि ECC वो हुकूमत के मुआशी फ़ैसलों का एक इंजन है, जहाँ से जो ज़्यादातर मायने खेज़ आपके जो रोज़मर्रा के जिसमें आपने किसी चीज़ की एक्सपोर्ट अलाउ करनी है नहीं करनी, दवाइयों की कीमतें हैं, कहीं कोई आपने कोई गैस का कोई ब्लॉक अवॉर्ड करना है, इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो सारे के सारे इस फोरम पे होते हैं, जो आपकी वीकली जो समरीज दीगर मिनिस्ट्री से मुआशी मिनिस्ट्री से आती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको खुद चेयर कर रहे हैं। आमतौर पे ये होता रहा है, आप सही कह रहे हैं, इन द पास्ट के फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर भी करते रहे हैं, और इसके फिर जो फैसले हैं वो कैबिनेट खुद रेटिफाई करती थी अपनी मीटिंग्स में। बट आई थिंक ये ज़्यादा हैंड्स ऑन अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद होंगे, बाकी इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ के लोग भी मौजूद होंगे,
होंगे, कॉमर्स, अगर PM मौजूद नहीं होंगे, पाकिस्तान से बाहर होंगे, तो फिर उनकी जगह पर वज़ीर ख़जाना के बजाय वज़ीर ख़ारिजा को क्यों बिठाया जाएगा? नहीं देखिए, मेरा इल्म नहीं है कि कोई इस तरह वाइस चेयरमैन नहीं है, आप दीगर कमिटीज़ हुई हैं जी। देखिए एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, वो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं। एक कैबिनेट कमेटी है ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA, गालिबन ये एविएशन मिनिस्टर साहब को दी गई है क्योंकि उन्हीं के नीचे आती है। एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, उसका सरबराह सागदार साहब को बनाया गया है। एक कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स है, उसका एहसन इकबाल साहब को इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप जानते हैं उनको मिस्टर सीपेक का देख रहे हैं। देखिए उन्होंने अपनी टीम के अंदर एक जिम्मेदारी बांटी है, बाकी वजीर ख़जाना का जो काम है वो उसमें बाख्तियार भी हैं, प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट भी है। IMF के साथ जब स्टैंड बाय अरेंजमेंट की फाइनल रिव्यू हुआ है उसमें भी आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ही वो डायलॉग लीड किया। अभी भी आगे जो एक नए प्रोग्राम के लिए एक डिस्कशंस की इब्तदा हो रही है वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ही लीड करें, और फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी जो वजारत के मामलात में उसमें कोई मुदाखलत नहीं है। इसका तासर ये मिलता है, एक तसलसल है गुज़श्ता चंद हफ्तों का कि वजारत ख़जाना के लिए आपका जो पहला नाम होता है हमेशा वो सागदार साहब का होता है, लेकिन जब औरंगज़ेब साहब का नाम आया तो ये तासर मिला और बड़ा मजबूत तासर मिला कि शायद कहीं से उनको नाफिज किया गया, उनको इम्पोर्ट किया गया। तो वो जो एक मुस्लिम लीग के हल्कों में गुफ्तगू थी कि बाहर से वज़ीर ख़जाना आ गया, बाहर से वज़ीर दाखिला आ गया, तो वो जो इख्तलाफ है ये उसका शाखसाना तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर तो आप अगर बात मुसल्लत होने की होती तो फिर आज वो सारी कमेटियों के सरबराह उनको होना चाहिए था। देखिए तो इसलिए इस बात में कोई हकीकत नहीं है। देखिए आप एक पॉलिटिशियन है और बराह रास्त जीत के इलेक्शन आए हैं, आप समझते हैं कि वज़ीर ख़जाना वज़ीर दाखिला आपकी मर्जी का है? बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का एक मेंबर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का पिक्ड और नवाज शरीफ साहब के अप्रूव कैबिनेट मेंबर्स हैं। हमारी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर उन्हें चूज किए, और नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद होते हुए जिनमें शहबाज शरीफ साहब को किस पार्टी से है जी? वज़ीर दाखिला ने देखिए उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आपने सवाल किया कि कैबिनेट की क्या फॉर्मेशन जो है, ये तो बात अलग है ना जी कि क्या वो पार्टी के मेंबर हैं कि नहीं, वो एक अलग बात। वैसे किस पार्टी के मेंबर हैं वो? नहीं देखिए आपने सवाल किया कैबिनेट के मेंबर हैं, खत्म हो गया, जवाब आ गया, बहुत अच्छा जवाब है आपका। अच्छा ये बताइएगा कि वो किस पार्टी से हैं? नहीं देखिए मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं इसका कोई वाज़ेह आपको जवाब नहीं दे सकता, मगर कैबिनेट के मेंबर ज़रूर हैं। उन्होंने एज केयर टेकर आई थिंक काफ़ी अक्रॉस द बोर्ड एक उनकी एक्सेप्टेंस आई है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और बल्कि मैं ये जहाँ तक कहूँगा कि 9 मई की दहशतगर्दी के बाद भी जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने मामलात को डील किया वो काबिल तारीफ़ है। तो देखिए इसलिए कैबिनेट इज़ पिक्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम की जिम्मेदारियां लगाते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बिल्कुल बाइख्तियार हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के ही चोजन हैं, और इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। आप जिक्र कर रहे थे ना अभी IMF के अगले प्रोग्राम की, बड़ा अच्छा हो गया कि आपका जो तीसरा जो किस्त मिलनी थी रिव्यू मुकम्मल हो गया, और 1 अरब 10 करोड़ जो है वो उसकी डिस्बर्समेंट हो जाएगी। अब अगले प्रोग्राम के लिए जाना है, ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन इंतखाबात तो हो गए, अब बजट से पहले अगले प्रोग्राम के लिए कोशिश शुरू कर दी जाएगी, और ये बताइएगा कि ये तासर दिया जा रहा है कि कुछ लॉन्गर होगा, शायद 3 या 4 साल का रिव्यू होगा? जी मैं इफ आई एम करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी ये बात की कि 2 से 3 साल का प्रोग्राम मीटिंग के बाद कहा उन्होंने जी 2 से 3 साल का प्रोग्राम डिस्कस किया जा रहा है, और अभी इब्तदाई मराइल पे ये डिस्कशन, चूँकि अभी तो जो हमारी नेगोशिएशंस कंक्लूड हुई हैं वो एग्जिस्टिंग स्टैंड बाय अरेंजमेंट के इख्तिताम के लिए थी, जो अगले महीने अप्रैल के महीने में IMF के बोर्ड से अप्रूव होकर उसकी हमें आखिरी किस्त मिल जाएगी। ये जो नया प्रोग्राम है आई एम श्योर कि जो इब्तदाई डिस्कशंस है दोनों साइड्स चाहेंगे कि जो डिस्कशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो, ताकि एक प्रोग्राम को शक्ल दी जाए और इसके अंदर ऐसे रिफॉर्म्स एग्री किए जाएं जो मुल्क के वैसे ही ज़रूरत है। तो IMF अगर उसके अंदर कोई किरदार अदा कर सकती है हेल्प करने में, गाइड करने में, कि किस तरीके से बेहतर तरीके से उन रिफॉर्म्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि जो मुल्क के स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जिसमें आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मसला है, जिसमें सर्कुलर डेट का मसला है, जिसमें टैक्स नेट की वाइडनिंग का मसला है, इस तरह के जो हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का एक बात बताइएगा, क्या ज़हन में है कि कितना वॉल्यूम होगा आने वाले प्रोग्राम का? जी देखिए मैं रिक्वायरमेंट क्या है पाकिस्तान की? देखिए मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, मगर आमतौर पे इफ आई एम करेक्ट जी ये जो एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी प्रोग्राम्स होते थे $6 अरब के इर्द गिर्द इसकी रकम होती थी। बुनियादी इसमें इसकी सिग्निफिकेंस इसकी वैल्यू की नहीं होती। बुनियादी सिग्निफिकेंस इस चीज़ की होती है कि जब आप एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रेस्ड मुल्क हों जिस तरह हम हैं, और आपकी मिनिमम रिजर्व्स 2 से 3 महीने की इंपोर्ट्स तक के ना हों, जो हमारे नहीं है। आमतौर पे आई थिंक
कंफर्टेबल होने के लिए हमारे पास कम से कम 15-18 अरब डॉलर होने चाहिए, जो हमारे स्टेट बैंक रिजर्व्स अभी नहीं हैं। तो तब इस तरह की सूरत हाल के अंदर अगर आप एक रिफॉर्म प्रोग्राम लाएं जो IMF के प्रोग्राम के अंडर रहते हुए हो, तो उससे आपको एक यकीनन एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, इंटरनेशनल लेंडर्स को एक कंफर्ट मिलता है कि पाकिस्तान से ट्रेड करें। अगर आप IMF के प्रोग्राम के बाहर इस तरह की सूरत हाल में किसी भी इंटरनेशनल पार्टी से डील करेंगे तो उनके लिए एलिमेंट ऑफ रिस्क ज़्यादा होगा। अगर आप कोई कर्जा लेंगे तो उसमें आपको शरह सूद ज़्यादा शायद अदा करनी पड़ेगी। तो यकीनन IMF के प्रोग्राम में होते हुए आप जब ये काम करते हैं तो दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से डीलिंग भी आसान हो जाती है और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। सर, जो कि आपने रिफॉर्म्स का जिक्र किया और आपने मैं ज़ाहिर थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि एक इंपॉर्टेंट बात पूछ लूँ। निजकारी का जिक्र किया IMF ने अपने एलामिये में भी कि वो बड़ी ज़रूरी है। एक कमेटी बनाई प्राइम मिनिस्टर ने जो कि सिर्फ PIA की निजकारी के लिए, जिसके ख्वाजा आसिफ साहब गालिबन उसके हेड होंगे, PIA और आउटसोर्सिंग के लिए। अब दूसरी तरफ आपका जो एक कोलिशन पार्टनर है पीपल्स पार्टी, उसकी तरफ से अनरेस्ट का इजहार किया जा रहा है कि हम PIA की निजकारी नहीं होने देंगे। तो एक तरफ इतना अज़्म है कि हमने करना है और शर्त भी है और ज़रूरी भी है, दूसरी तरफ आपका पार्टनर जब नहीं मानेगा तो फिर ये अधूरी रह जाएगी बात। जी देखिए, मैंने उनकी एक शरीर रहमान साहिबा का एक बयान सुना था 2-3 दिन पहले। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा था जी हम समझते हैं, उनकी ये राय थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी प्राइवेटाइजेशन का ही एक तरीका है। ठीक है जी। तो इसलिए आप किसी एसेट को लीज करें या आप उसके में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बेचें या आपको मुकम्मल बेचें या आप उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाएं, ये सब एक स्टेट ओन्ड इदारे को प्राइवेटाइज करने के ही तरीक़ेकार और मुख्तलिफ शेड्स हैं। तो देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे फंडामेंटली प्राइवेटाइजेशन से डिसएग्री करती है। पीपल्स पार्टी ने खुद भी 90 की दिहाई में बेनज़ीर साहिबा के दौर में काफ़ी प्राइवेटाइजेशन की थी। नवीद कमर साहब उस टाइम पे गालिबन प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे। तो देखिए, आई थिंक कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं है और PIA एक ऐसा इदारा है जो बहुत लॉस मेकिंग है। अगर हम PIA को प्राइवेटाइज करके उसके एम्प्लॉयज़ के हकूक़ को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर हम साथ ही PIA को एक ऐसी पार्टी के पास चला जाता है जो वाकई में उसकी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर देता है, जिससे पाकिस्तान की आवाम को बेहतर सर्विस मिलती है, और बजाय इसके कि एक ऐसा माशी बोझ हो हमारी हुकूमत पे जिसमें 100 अरब रुपए हर साल लगें, बजाय इसके कि वो एक प्रॉफिटेबल एंटिटी बन जाए जो मुल्क को टैक्स अदा करे, तो देखिए इट्स अ विन विन फॉर ऑल। तो हमें ये और प्राइवेट, और मैं इसमें ये मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा कि आपको मैं सिर्फ 2 सेक्टर्स की मिसाल दूंगा। अगर आप आज IT सेक्टर और आप बैंकिंग सेक्टर देख लें, जो दोनों लार्जली प्राइवेटाइज्ड या प्राइवेटली ओन्ड हैं, तो आज वो पाकिस्तान के बाकी सेक्टर से सर्विस डिलीवरी के हिसाब से भी पाकिस्तान में बहुत से बेहतर हैं और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले सेक्टर्स में भी। क्योंकि मेरे पास आखिरी मिनट है, ब्रेक से पहले ये बताइएगा कि कितने इदारे आइडेंटिफाई किए हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं? मैंने कहा टेलीकॉम सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर जी। जो निजकारी के लिए इदारे आइडेंटिफाई किए हैं 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जो पहली प्रायोरिटी में है कि लाजमी करने हैं, वो कितने हैं? ये देखिए, ये अभी आई थिंक तय होना है। 25 कहा जा रहा है कि 25 हैं शायद। ये अभी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने तश्कील दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कल। तो ये आम तौर पे काम कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का होता है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो खुद है उसका एक बोर्ड है, वो एक तजावीज़ अपनी रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को, या कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन कमीशन को हिदायत देता है कि वो अपनी तजावीज़ मुरतब करें। उसके बाद फिर ये बाकायदा प्राइवेटाइजेशन लिस्ट एक हुकूमत की तय होती है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई थिंक क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि हम सब चाहेंगे कि जो लॉस मेकिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो आपकी सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में, उसमें सबसे ज़्यादा बोझ एक PIA है और आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनको प्राइवेटाइज करना और हमें बड़े तरीके से करना होगा, क्योंकि एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होती है, आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसका एक ऐसी बुनियाद रख के इसको हमें प्राइवेटाइज करना होगा। मगर मेरे ख्याल से ये प्राइवेटाइजेशन अब नेसेसरी है, क्योंकि इतना ये लॉसेस करती हैं, सर्कुलर डेट में इजाफा होता है और आवाम के लिए भी जो सर्विस डिलीवरी वो अच्छी नहीं है, इसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस काफ़ी हाई हैं। तो देखिए, हमें यकीनन हम अगर इसको प्राइवेटाइज करेंगे, दुनिया का एक मॉडल फॉलो करेंगे जिसमें ये ऐसे हाथों में जाए, उन एक्सपर्ट्स के हाथों में जाए जो इसको चला सके और हमारे ऊपर से माली बोझ भी उतरे, आवाम को बिजली की फराहमी भी बेहतर मिले, उनको सर्विस भी बेहतर मिले और ये माशी बोझ होने के बजाय टैक्स अदा करें, कैपिटल भी आ जाएगा जिसके नतीजे के साथ ही पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। आई थिंक इससे मुल्क में बेहतरी होगी और यही प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारी हुकूमत का। बहुत शुक्रिया। पहले जो सेगमेंट है उसमें ये बात सामने आई कि अगर PIA और जो हमारी तकसीम कार कंपनियां हैं बिजली की, अगर उनको प्राइवेटाइज न किया गया या कर लिया गया तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे आने वाले दिनों में जो हमारी माशी मुश्किलात हैं, क्रंच है, उसको दूर करने के वाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपने जो दीगर मेहमान हैं उनसे बातचीत जो है उसका सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। वक्त से पहले बात हो रही थी बिलाल अतर कैनी साहब से, जो कि नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। हमें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ज्वाइन किया है आबिद सुनैरी साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के और माशी तज्ज़िया निगार हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा ज़फ़र पराचा साहब ने ज्वाइन किया, आप करेंसी के कारोबार से वाबस्ता हैं, और इसके अलावा इक़्तिसादी तज्ज़िया निगार हैं ज़फ़र पराचा साहब, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूँ। जश्न मनाए जा रहे हैं, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जो स्टैंड बाई मादा है वो भी हो गया, और अगले 3 या 4 साल के मादे की बात भी हो रही है, और वो तकरीबन $6 अरब का उसका वॉल्यूम बताया जा रहा है हुकूमती हल्कों की जानिब से। लेकिन जिसके साथ जो ख़बरें आई हैं वो ख़बरें तो आम आदमी के लिए कोई खुशकुन नहीं है। 60% लेवी की बात हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। इसके अलावा 2022 में जो एक GST ख़त्म की गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, उसके भी ख़ात्मे की बातें की जा रही हैं। तो अगर ये सब कुछ हुआ और इम्प्लीमेंट हो गया जिस तरह IMF कह रहा और ख़बरें आ रही हैं, तो उसके नतीजे में तो आम आदमी के लिए बड़ी ही एक मनफी सूरत हाल होगी, बड़ी एक ऐसी सूरत हाल होगी जहाँ रिलीफ मिलती नज़र नहीं आती। तो आपके क्या इत्तलात हैं, क्या तज्ज़िया आपका इस हवाले से? जी शुक्रिया चौधरी साहब। एक आम कहावत है कि हाथों से दी हुई गिरें जो हैं वो दांतों से खोलना पड़ती हैं। तो इस वक्त जो मुल्क के मुआशी मसाइल और एनर्जी के सेक्टर के जो मसाइल हैं वो उस नहज पे आ पहुंचे हैं कि वाक़तन अब काफ़ी मुश्किल फैसले हैं, और उसका मुश्किल असर जो है, पेनफुल इम्पैक्ट, वो अवाम पे भी पड़ेगा और हुकूमत पे भी पड़ेगा, जो कि जाहिर है कि एक रिलीफ का वादा लेके आई थी। खुशी की बात यह है कि IMF का अगला वादा हो जाने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाएगा। यानी वो जो जून 2023 वाली सिचुएशन थी, अगर ये अप्रैल में स्टैंड बाई एग्रीमेंट के बाद अगला वादा नहीं होता तो विद इन मंथ और 2 मंथ हम दोबारा से उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें कि डिफॉल्ट के बादल रब्बे मंडलाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो आपने इश्यूज कुछ हाईलाइट किए, ये यकीनन अगले प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चूँकि एनर्जी सर्कुलर डेट जो है, जो कि 2007 में शौकत अजीज साहब के ज़माने में कुछ 100 अरब रुपए का था, वो आज बढ़ के कुछ 6 ट्रिलियन का 6000 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। बिजली और गैस का मजमूई खसारा उसको कम करना है। इसी तरह से हमें चाइनीज़ IPPs को भी अब उनके बकाया जात वापस करने हैं, कुछ 550 अरब रुपए के वो बकाया जात हैं जो कि वापस करना पड़ेंगे। और अगर नए सेक्टर्स को टैक्स नेट पे नहीं लेके आते तो फिर जाहिर है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, पेट्रोल पे GST लग जाए, वो तनख्वाहदार तबके पे लग जाए, मेरी आपकी तनख्वाह से कटौती हो जाए, इसी तरह की चीज़ें जो है वो करना पड़ेंगी। और हुकूमत के पास 2024 में कोई बहुत बड़ी ऑप्शन नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि वो अपने जो इस वक्त अखराजात हैं उनमें कमी लेके आए। मसलन इस वक्त जो नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है वो 420 अरब रुपए से ज्यादा है पिछले साल के, और 420 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सालाना बजट है जो कि आपके लोएस्ट सेगमेंट में तकसीम होता है। तो अगर वहीं पे इस्लाह कर ली जाए तो इसका मतलब है कि पूरा विश्व का बजट आपके पास बन जाता है। तो हुकूमत को चौमुखी लड़ाई लड़ना होगी कि वो अपने अखराजात भी कम करे, अपने रेवेन्यू भी बढ़ाए, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ भी जाए, और अशराफिया की जो प्रिविलेजेस है उनको भी कम करे। और ये सारा कुछ आसान नहीं है, यकीनन मुश्किल वक्त है अवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। ठीक ज़फ़र पराचा साहब, आप ये बताइएगा कि ताजरों के लिए एक और ख़बर है जो कि कल जो है और आज गर्दिश कर रही है कि 1 अप्रैल से रिटेलर्स की, ताजरों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये शुरू हुआ था, लेकिन वो नहीं हो सका, और कई हुकूमतों ने इसको करने की कोशिश की, लेकिन ये जो है वो बेल मंडे नहीं चढ़ सकी। अब ये कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना होगा, और अगर वो नहीं हो सका तो उसके हवाले से कुछ जो है वो ऐसे इक़दाम भी तो तजवीज़ किए जा रहे हैं जो ज़ाहिर है प्यूनिटिव होंगे। इसको ताजर जो कम्युनिटी है, ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, इसको कैसे देखती है और कैसे रिएक्ट करेगी ये? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। देखिए जनाब, बात यह है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम लोगों को अपने राइट्स याद है, ड्यूटीज याद नहीं है। तो जो हमारे जो ताजर हजरात हैं, खास तौर पर रिटेलर्स, होलसेलर्स और ट्रेडर्स, वो टैक्स बिल्कुल नहीं देना चाहते, और उन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई है,
اور ایک طرح کی جو ان کی جو شٹر پاور ہے اس کا وہ مس یوز کرتے ہیں. دیکھیے تقریباً 32 لاکھ دکاندار ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں 20-22 ہزار. تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اور جو اسی طرح ہمارے ہول سیلرز ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. پھر اسی طرح جو ہمارے ایگریکلچرسٹ ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار چلا گیا ہے ایگریکلچر ٹیکس کا, تو صوبوں کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے ان سے لینے میں. تو ٹیکس تو ہمیں دینا پڑے گا. اور جو حکومت نے یہ کہا ہے کہ 1 مہینے میں ہم ٹیکس لگائیں گے, بڑی خوش آئند بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ بجلی کے بلوں کے تھرو ٹیکس لے لیا جائے. نہیں تو جو ہماری ایف بی آر ہے اور جو ہماری ٹریڈ یونینز ہے وہ مل جل کے آپس میں ساز باز کر کے ٹیکس نہیں دیتے. تو ایٹ سورس ٹیکس لگ جانا چاہیے کمرشل. لیکن پراچا صاحب, ایک آپ نے بجلی کے بلوں کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے وہاں تو 400-500 روپے کی تو ویسے بجلی چوری ہوتی ہے, اور بہت سے سیگمنٹس ایسے ہیں پاکستان میں جو کہ بل دیتے نہیں ہیں, باقاعدہ طور پر بل دینے سے انکاری ہیں. تو جب بل ہی نہیں دیتا کوئی یا بجلی چوری ہو جاتی ہے تو آپ ٹیکس جو ہے اس کو کیسے وصول کر لیں گے بلوں کے ذریعے؟ سر ایسا نہیں ہے. یہ بات ان دکانداروں کی ہو رہی ہے کمرشل جو ان کے ہمارے میٹرز کنیکشنز ہیں وہ لوگ بل دیتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے 3-4-5 شہروں کی, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی. یہ جو بل نہیں دیتے وہ آپ کے بی ایریا, سی ایریا یا جو کچھی بادیاں وغیرہ ہیں وہاں سے ٹیکس بجلی کا بل نہیں آتا. اچھا, بجلی چوری ہونے کی جو وجہ ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی جسٹیفائبل ہے, کیونکہ بجلی کا ریٹ اتنا بڑھا دیا گیا ہے. جو آئی پی پیز ہیں ہمارے یہاں وہ ہماری اکنامی کا بلیک ہول ہے. خاص طور پہ جو ان کے ایگریمنٹس ہیں, دنیا میں ایسے ایگریمنٹس نہیں ہوتے کیپیسٹی چارجز کے نام پہ, یعنی کہ وہ بجلی بنائے نہ بنائے ہم نے ان کو بل پے کرنا ہے کیپیسٹی چارجز کے نام پہ. تو بھائی ہم کیوں نہ ان سے بجلی پوری خریدیں اور بجلی کا ریٹ کم کریں. آپ جتنا بھی بجلی کا ریٹ بڑھائیں گے یا گیس کا تو چوری پڑے گی. لیکن پراجا صاحب یہ بتائیے گا کہ جب حکومت یہ کہتی ہے اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہ کریں بلکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, زیادہ لوگوں کو شامل کریں, تو کوئی پریکٹیکل تجویز آپ کے پاس ہے کہ کن لوگوں کو, آپ نے ٹیلر کا ذکر کیا, ڈاکٹر اور وکلاء اور اس طرح کے کئی شعبے ایسے ہیں جو بالکل ٹیکس نہیں دیتے, تو ایسے سیگمنٹس ہیں آپ کی نظر میں, تجویز ہے آپ کے پاس کہ کہاں جائے حکومت, کن شعبوں کے پاس جائے تاکہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو اور زیادہ لوگ ٹیکس دیں؟ دیکھیے جناب, بہت آسان سی بات ہے کہ ایک آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے, دوسرا آپ کا جو ہم نے بھی ذکر کیا ریٹیل سیکٹر ہے جو ٹیکس نہیں دیتے. یہ بہت اچھی بات ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ٹیکس بیس بڑھائیں, ٹیکس ریٹ نہ بڑھائیں. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا وہ وقت آ گیا ہے, ہم کو جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جو 5-10 کروڑ کی بنگلہ نما گاڑیوں میں گھومتے ہیں, تو جو ہمارے یہاں ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر ریجیم ہے کہ ٹیکس پیئر پہ سے کہ 2% ہے, نان ٹیکس پیئر پہ 4% ہے, تو یہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. یہ انلیگل کو ہم نے لیگلائز کیا ہوا ہے چند پیسوں کے عوض. تو وہ سیکٹر ختم کر, وہ سارا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور یہ جو ٹیکس لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, صرف بل چاہیے, کیونکہ اب جو ہمارا این آئی سی نمبر ہے, CNIC, اسی کو ہم نے ٹیکس بیس بنا دیا, ٹیکس نمبر. تو اگر ہم نان ٹیکس پیئر جی بالکل. پراجا صاحب میرا بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے اور آپ سے جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا, یہ جو مختلف اس کے ساتھ وابستہ ہیں مسائل وابستہ ہیں اس پہ بات چیت کریں گے. اب ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے پچھلے ہفتے جو رپورٹ پڑھی ہوگی اسٹیٹ بینک کی جو زرعی پالیسی دیتے ہیں, اس پہ ایک بڑی جو ہے بظاہر تو بڑی ایمبیشیس بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی سپٹمبر 2025 تک جو مہنگائی کی شرح ہے جو کہ اس وقت ان کے بقول 22% ہے, اس کو 5 سے 7% تک لایا جانا چاہیے. لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تسلسل ہونا چاہیے پالیسی میں. ہوسٹائل اپوزیشن ہے, پاکستان کی سیاسی صورتحال میں استحکام نہیں ہے, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عید کے بعد ہم باقاعدہ طور پر باقاعدہ احتجاج کی طرف جائیں گے. تو اس صورتحال میں اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا کہ 1 سال کے اندر اندر یہ 5 سے 7% تک آ جائے گی, کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, آپ ایک اچھی امید تو رکھ سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ میچ نہیں کر رہی. چونکہ اگر بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہوگا, اگر گیس کا ٹیرف جو ہے
اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور اوگرا نے اور نیپرا نے دونوں کے میں جو ہے تقسیم کار کمپنیز وہ اضافے کے لیے انہوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں. اگر پٹرولیم پروڈکٹس میں اضافہ ہوتا ہے اور جو اس پر غزہ کی بدقسمت سچویشن ہے جاری رہتی ہے, ریڈ سی سچویشن سے سپلائی ڈسٹرب رہتی ہے, تو آج کا جو کل کا جو ریٹ تھا وہ $85 پر بیرل ہے جو برینٹ کا ریٹ ہے. تو اگر یہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نیچے نہیں آتی تو صرف یہ 3 فیکٹرز جو ہیں یہ مہنگائی کو پش کیے رکھیں گے. اس کے علاوہ جو مہنگائی کا دوسرا دار و مدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہماری گندم کی کٹائی کے وقت موسم کتنا مہربان رہتا ہے اور مونسون جو ہے وہ کتنی مہربان رہتی ہے. تو اگر قدرت ہم پہ مہربان رہے اور یہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوں تو شاید مہنگائی میں کچھ کمی جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ڈراسٹک یہ سنگل ڈیجٹ میں آئے گی. اس میں چند فیصد جو ہے وہ تو نیچے آنے کا امکان ہے, لیکن اس میں سنگل ڈیجٹ میں اس سال میں کم از کم آتی ہوئی نہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور توجہ دلاؤں گا, بظاہر تو بڑی نئی حکومت ہے بالکل اور مضبوط حکومت ہے, اس کے پاس نومیریکلی بڑی اسمبلیوں میں ٹھیک ٹھاک ہے سارا کچھ, لیکن انڈیکیشن یہ آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے براہ راست دیکھے گا اس کو اقتصادی پالیسی کو. SIFC موجود ہے, وزارتیں موجود ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ بین الوزارتی کوئی اقتصادی کمیشن بنے گا جس کی وجہ سے PM آفس براہ راست ہر چیز کو لک آفٹر کرے گا. تو یہ تجربہ جو ہے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کو 2 بڑی کمیٹیوں کی سربراہی سے محروم رکھا جا رہا ہے, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کنفیوژن ہے یا آنے والے دنوں میں کچھ اور بڑے جو ہے وہ اس طرح کے ادارے بننے کا امکان ہے جس سے سارا جو سینٹرلائز ہو جائے گا سارا سسٹم. یہ کیوں ہے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں سامنے؟ دیکھیں جورج صاحب, آپ اس ملک میں کوئی نوبل لاریٹ بھی لے آئے وزیر خزانہ, اگر اس کو وزیر اعظم کی آشیرواد حاصل نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کر پائیں گے. اور ہم نے PTI گورنمنٹ میں بھی اور PDM میں بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھا. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک خوشائن تجربہ ہے کہ کم از کم جو بھی معاشی فیصلے ہو رہے ہوں گے وزیر اعظم اس کی طرف سے کچھ سرپرائز کا اظہار نہیں کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا. تو وزیر خزانہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہے, اور اگر دونوں مل کے کچھ فیصلے کرتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر فیصلے ایسے ہوں گے جو کہ عوام کے لیے بھی مشکل کا باعث بنیں گے, حکومت کے لیے بھی مشکل کا باعث بنیں گے. تو ایک نان سلیکٹڈ وزیر خزانہ جن کا کہ نان الیکٹڈ وزیر خزانہ جن کی کہ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, ان کو کیبنٹ میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. وزیر اعظم اگر یہ فیصلے خود سے لے رہے ہیں وزیر خزانہ کے ساتھ تو وہ کیبنٹ میں ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ منطقل لاجک موجود ہے. ظفر پاشا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی ایک پنجاب کی اہم میٹنگ تھی جس میں نواز شریف صاحب نے جس کو چیئر کیا. مہنگائی کا یہ عالم ہے اور بجلی کے بلوں کی جو متوقع اضافہ ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب خود بول اٹھے, انہوں نے کہا کہ جی کب تک IMF کے کہنے پر بجلی کے بلوں میں اس کے ریٹس میں اضافہ ہوگا, کب تک گیس کے ریٹس میں اضافہ ہوگا. تو یہ صورتحال ایسی ہے جس سے اپوزیشن فائدہ اٹھا سکتی ہے عام آدمی کے مسائل سے. تو آنے والے دنوں میں آپ انریسٹ کی توقع کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ممکن ہے, چونکہ اسٹیبلٹی کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی؟ یہ ایک لازمی جزو ہے کسی بھی معیشت کو درست کرنے کے لیے. ابھی تک حکومت کی ول باتوں سے زیادہ نظر نہیں آتی. کس بات میں کہ جی IMF نے کہا یہ ٹیکس بڑھا دیں, IMF نے کہا جناب یہ بجلی کا بل بڑھا دیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں. اگر حکومت اپنے شاہانہ اخراجات کم کر لے اور ایز پر UNDP رپورٹ تقریباً $18 بلین کی جو ہم سالانہ سبسڈی دیتے ہیں اس کو ہم آدھا کر دیں تو مہنگائی میں کچھ کمی ہو سکتی ہے. کچھ نہیں بلکہ اچھی خاصی کمی ہو سکتی ہے. اور اگر جو حکومت کا جو شاہانہ طرز عمل ہے اور جو سبسڈیز ہیں اگر وہی چلتی رہی, صرف باتوں کی حد تک رہی, تو پھر ملک میں انریسٹ خدا نہ کرے آ سکتا ہے. لیکن پراچا صاحب جو کیبنٹ کا پہلا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں آپ کی اس بات کو ایڈریس کیا گیا اور اخراجات کم کرنے کے لیے کافی اقدامات جو ہیں ان کی تشہیر کی گئی ہے. بات وہی ہے کہ کیا ان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس والے سے بات کیجیے گا. دیکھیے جناب, پچھلے جو PDM کی حکومت تھی اس میں بھی اس کی تشہیر کی گئی, لیکن کہیں پہ بھی $1 کی خرچوں میں ہمیں کٹنگ نظر نہیں آئی. اور اب بھی باتیں ہو رہی ہیں. ویسے تو جو ہمارے جو PDM کی حکومت تھی اور اس وقت جو حالات ہیں ملک کے وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں. آرمی چیف اور ان کی ٹیم نے اب ملک کو جس حالت میں
बेहतर कंडीशन में आर्मी चीफ ने मौजूदा हुकूमत के हवाले किया है, तो इन हमारे हुक्मरानों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और लगता ये है कि ये उन्हीं की पॉलिसीज का तसल्सल, यानी गुज़श्ता हुकूमत जो पीडीएम थी और उसके अलावा जो फिर केयर टेकर हुकूमत थी उसकी पॉलिसियों का तसल्सल है। डॉक्टर साहब आपकी तरह होगा, आखिरी हमारे पास 1.5-2 मिनट है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी जो मौजूदा हुकूमत है जिसकी बात आपने की कि सिवाय ये जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, दूसरा पीआई और दीगर जो अहम अदारे हैं जो बड़े लॉस में जा रहे हैं उनकी अगर हमने जो है निजकारी ना की तो इसके अलावा फौरी तौर पर और कोई रास्ता है? आपको लगता है कितनी विल मौजूद है जो मौजूदा पहले 1-2 हफ्ते में फैसले हुए हैं कि ये मुश्किल काम कर पाएंगे, जो कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से ये इंडिकेट किया गया है कि उसको वो पीआईए को शायद उसकी निजकारी को कबूल नहीं करेंगे, तो वे फॉरवर्ड लगता है आपको कि है हमारे पास? मेरा ख्याल एसआईआरसी में तमाम स्टेक होल्डर्स का मौजूद होना जो है वो इंश्योर करवा लेगा कि ऐसे बहुत से जो इम्पॉर्टेंट फैसले थे जो कि साल से बल्कि दहाइयों से डिले का शिकार होते चले जा रहे हैं वो हो जाएं। और चूंकि वहाँ पे तमाम सूबाई क़यादत भी हमने देखा लास्ट एपेक्स कमेटी में मौजूद थी, इंक्लूडिंग केपी से गंडापुर साहब, और सियासी और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। तो ये जो कुछ अहम फैसले हैं जिनके बगैर जो है वो दिवालिया होने से बचना मुश्किल है, वो तो अब करना पड़ेंगे। और एक खास टाइम तक इसको डिले किया जा सकता था, अगर आज नहीं करेंगे तो कल इससे बहुत ज्यादा तल्ख फैसले हमें करना पड़ेंगे, जिसमें बुनियादी चीज जो होगी वो एनएफसी का एक ड्रास्टिक उसमें चेंज लेके आना। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें हैं वो चाह रही होंगी कि पहले अपने अखराजात कम करके इकॉनमी के इन ब्लैक होल्स को खत्म करके इकॉनमी को मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को दुरुस्त किया जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर यकीनन आपके एनएफसी अवार्ड में आप देखेंगे कि वहां पे भी वो 57.5% की जगह शायद 50% का फार्मूला वो आ रहा होगा। आखिरी चंद सेकंड है, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो SIFC है यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में कहा जाता था कि मैसाक मैशत होना चाहिए और मैसाक यकजहती होना चाहिए? इस प्लेटफॉर्म पे यकजहती जो है वो जिस तरह शो की गई है पहले इजलास में पॉसिबल हो जाएगी? काश के हमारी पॉलिटिकल हालात थोड़े बेहतर होते तो मैं कहता कि एपेक्स कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है नेशनल असेंबली में उनको भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि अपोजिशन जो है वो भी आके इन सारे फैसलों का हिस्सा बने। लेकिन अब चूंकि गंडापुर साहब जो है वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे होंगे क्लास से, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आखिरी चंद सेकंड है। ये थे डॉक्टर आबिद क्यूम सुलहरी और इसके साथ साथ जफर पराचा साहब जिन्होंने ताजर कम्युनिटी की नुमाइंदगी की, और आबिद सुलहरी साहब ने एक माशी तजिया नगार के तौर पर मुल्क की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसके बारे में तजिया दिया। यह था आज का शो। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।